नमस्कार दोस्तों, अगर आप EPS 95 को बढ़ाने का सोच रहे हैं तो आज की वीडियो में हम NAC के द्वारा बनाए गए उस डॉक्यूमेंट को स्टडी करेंगे जिसमें उन्होंने डिमांड्स रखी हैं और उस डिमांड्स को अगर हम कानून की नज़र से परखें तो क्या मेरा सोचना है, क्या मेरा मानना है, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सागर है, मैं PF कंसल्टेंट हूं। मैंने जो पिछली वीडियो बनाई उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि आप लोग जो है फेक वीडियोस बनाते हैं। देखिए, मेरे चैनल पे 1800 वीडियोस हैं। उन 18 वीडियोस में से सिर्फ 2 वीडियो मैंने EPS 95 के बारे में बताया है। आप लोग पिछले 5 सालों से फर्जी वीडियोस देखते आ रहे हैं कि अभी जो है बड़ी खबर आ गई, अभी गुड न्यूज़ आ गई, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई, फलाना ढिनका। कभी कोई भी वीडियो में आपको सच्चाई नहीं बताई गई है। मैं आपको अपने चैनल पे सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने अपनी इस वीडियो के अंदर बताया कि आप लोगों को 7500 सिर्फ एक सपना दिखाया जा रहा है। क्यों इसमें सच्चाई नहीं है, क्या मेरा मानना है, इस वीडियो में मैंने बताया। अब मैं यहाँ पे EPFO संस्था के जो यहाँ पे आपके लिए डिमांड की जा रही है, जो बड़ी डिमांड है कि हमें EPS 95 के अंदर में कैसे बढ़ के मिलना चाहिए, इसके बारे में EPFO नेशनल एजिटेशन कमेटी का एक फेसबुक ग्रुप है। इस फेसबुक ग्रुप में जो एक डॉक्यूमेंट है उसकी हम स्टडी करेंगे, उसको हम समझेंगे कि क्या इनकी डिमांड है और मेरा इस बारे में क्या सोचना है, क्या कहना है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि मैं ये नहीं चाहता कि आप लोगों की पेंशन बढ़ जाए। देखिए, मैं PF का काम करता आ रहा हूँ, मैं पूरी तरह समर्थन करता हूँ कि आप लोगों की पेंशन बढ़नी चाहिए। PF के अंदर में सिस्टम, जो PF वाला सिस्टम है जहां PF का पूरा पैसा आपको मिल जाता है, वो सिस्टम सही काम कर रहा है। लेकिन जो पेंशन का सिस्टम है वो बिल्कुल करप्ट है, बिल्कुल ख़राब है। मैं लोगों का पेंशन अप्लाई करता हूं, फॉर्म 10C अप्लाई करता हूं, पूरी पेंशन के पैसे नहीं मिलते हैं। कई बार पुरानी कंपनी के पैसे नहीं मिलते, कई बार नई कंपनी का जो पेंशन का अमाउंट है वो कम मिल जाता है। PF संस्था दोबारा अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं देती है। तो मैं पूरी तरह से जानता हूं कि PF संस्था ने EPS का सिस्टम पूरा का पूरा खराब कर रखा है और इसको सुधारने की ज़रूरत है। अभी हमारा फोकस ये है कि जो इस डॉक्यूमेंट के अंदर में लिखा हुआ है कि क्या क्या हमारी डिमांड है और इसका बेसिस क्या है, उसको हम स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इस वीडियो को छोटा रखने की कोशिश करेंगे, तो हम यहाँ पे सिर्फ मेन डिमांड, जो यहाँ 3-4 डिमांड करी गई है, इसको हम परखेंगे कि यहाँ क्या कहा गया है और मैं इस बारे में क्या सोचता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल सा बोला गया है कि हमारी डिमांड ये है कि 7500 कर दिया जाए प्लस DA कर दिया जाए मिनिमम पेंशन के लिए। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। 7500 अमाउंट कैसे डिसाइड हुआ, यहाँ पे ये देखना होगा, और डीए की बात कहाँ से आ गई ये देखना होगा। तो आपको समझना होगा कि कानून के हिसाब से ही कोई भी चीज़ होती है। सरकार कानून बदल सकती है, लेकिन जब तक सरकार कानून नहीं बदलती है तब तक आपको ये समझना होगा कि आपको जो पेंशन डिसाइड करके मिलती है वो आपको एक कानून के अंदर मिलती है जिसको एम्प्लॉय पेंशन स्कीम बोलते हैं। इस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के अंदर में, इस कानून में, ये कानून का पेज मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ 28 पेज हैं। इस 28 पेज में इस कानून के अंदर में जो बेनिफिट देने की बात करी गई है, इन बेनिफिट्स के अंदर में आपको DA की कोई बात नहीं करी गई है। DA की बात जो आपके डिमांड्स में रखी जा रही हैं वो यहाँ पे कानून के हिसाब से नहीं है। जब कानून बदलेगा तब जाके आप इस बेनिफिट को उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन जब तक कानून नहीं बदलता है तब तक यहाँ पे DA की कोई बात नहीं हो सकती है। कोई भी आपको DA नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे ये वाली जो डिमांड है इसका कानून के अंदर कोई भी प्रावधान नहीं है। अगली बात करें कि 7500, तो ये 7500 वाली बात भी जो है ये कहाँ से आई है, क्यों आई है, कैसे आई है, इसके बारे में कोई बात नहीं है। यहाँ पे जो ऊपर जो बताया गया, एक्सप्लेन जो किया गया है इस डॉक्यूमेंट में, ऊपर की तरफ जो एक्सप्लेन किया गया है वो ये कहा गया है क्योंकि एक कमेटी थी और उस कमेटी ने अपने उस टाइम के रिपोर्ट में एक अमाउंट बताया था कि इतना अमाउंट होना चाहिए। तो अगर उस अमाउंट को आज कन्वर्ट किया जाए तो हमें 7500 रुपये बनते हैं। तो ये दो मेरी बात समझिएगा कि यहाँ पे इस पॉइंट के हिसाब से 7500 की कैलकुलेशन करी जा रही है। लेकिन यहाँ पे वही बात है कि देखिए, रिपोर्ट आने से या किसी कमेटी के रिकमेंडेशन हो जाने से वो आपका कानून नहीं बन जाता है। कानून बनने के लिए या पैसा एक्चुअल में आने के लिए सरकार को उस कमेटी के रिकमेंडेशन माननी होती है।
तो यहाँ पे भारत के अंदर में सैकड़ों कमेटियाँ बनती हैं और सैकड़ों कमेटियों के रिकमेंडेशन आते हैं। उन रिकमेंडेशन का तभी कोई इम्पोर्टेंस है, तभी कोई वैल्यू है जब सरकार ने उसको माना है, ठीक है ना। तो यहाँ इस कमेटी ने कहा था 2013 में कि 3,000 रुपये होने चाहिए। उसके हिसाब से 2024-25 में या फिर आज के दिन में 7,500 रुपये बनना चाहिए। ये कोई भी तुक वाली बात नहीं बनती है। अगर उस कमेटी की बात माननी होती तो उसी टाइम मान लिया होता या उसके बाद और कुछ सुधार कर दिया गया होता, ठीक है। लेकिन तो यहाँ पे ये वाली जो डिमांड 7,500 की है, इसका भी कोई तुक नहीं है। मैं चाहता हूँ कि बढ़ जाए, लेकिन मैं अभी कानून के परख से आपको ये दिखा रहा हूँ कि क्या यहाँ पे बात है। हायर पेंशन की बात करें तो हायर पेंशन की जो कहानी है, ये ईपीएस 95 के मिनिमम पेंशन से अलग है, ये टॉपिक अलग है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ये था कि अगर किसी को ज़्यादा अमाउंट कंट्रीब्यूट करना है, ज़्यादा अमाउंट कंट्रीब्यूट करना है ताकि उसको ज़्यादा पेंशन मिल सके, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मिनिमम पेंशन के बारे में नहीं था। यहाँ पे इस वाले पॉइंट को इस डॉक्यूमेंट में घुसा दिया गया ज़बरदस्ती का, और ये ज़बरदस्ती का घुसाना मिनिमम पेंशन से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे अगर आपको अपनी पेंशन ज़्यादा चाहिए तो सबसे पहले एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया कि कौन कौन एलिजिबल हैं। यहाँ पे ये पॉइंट कहा जा रहा है कि जो एलिजिबिलिटी है वो भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो भेदभाव वाली कहाँ बात आ गई। कानून के तहत एक डेट होती है, उस डेट के अंदर जो कवर होता है उसको मिलता है, जो डेट में कवर नहीं होता उसको नहीं मिलता है। हर चीज में कोई पैमाना तो बनाया जाएगा ना कि ये बेनिफिट किसको दिया जाएगा किसको नहीं दिया जाएगा। तो आपके कह देने से कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, तो ये चीज़ प्रूव नहीं होती है कि आपको हर आदमी को दे देना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होने वाला है और इस पॉइंट का आपके पेंशन बढ़ोतरी से कोई भी मतलब नहीं है। बस यहाँ सुप्रीम कोर्ट देखने में अच्छा लग रहा है, इसलिए इस पॉइंट को, सुप्रीम कोर्ट वाले पॉइंट को भी इसके अंदर घुसा दिया गया। अगला पॉइंट कहते हैं कि प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटी टू ऑल ईपीएस मेंबर एंड देयर स्पाउस। देखिए, ईपीएफओ संस्था जो है ये कोई भी ऐसी मेडिकल फैसिलिटी नहीं रखती है। ईपीएफओ संस्था आप देख रहे हैं यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है। इस संस्था के अंदर में यहाँ पे जो इसके पर्पस हैं या विजन और मिशन है, इसके अंदर में आपको सिर्फ और सिर्फ पीएफ का संरक्षण दिखाया गया है और साथ में ही आपको पेंशन की बात करी गई है और साथ में ही आपको ईडीएलआई वाला बेनिफिट कहा गया है। ये तीन पर्पस हैं जो कि आपको मिल सकते हैं ईपीएफओ संस्था से। अगर आप कहते हैं कि मेडिकल फैसिलिटी मिलनी चाहिए तो इनको अपनी ईपीएफओ स्कीम को ही बदलना पड़ेगा। इस स्कीम में एक और पॉइंट यहाँ ऐड करना पड़ेगा कि भैया अब हम मेडिकल फैसिलिटी भी दे रहे हैं। तो भाई साहब, जहाँ मेडिकल फैसिलिटी की बात इस कानून के अंदर में ही नहीं है, तो आप कहाँ से ये कानून के अंदर में अपने मन से कोई पॉइंट जोड़ रहे हैं कि यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी भी मिलनी चाहिए। इस संस्था का पर्पस आपका पीएफ मैनेज करना है, आपका पेंशन आपको रिटायरमेंट के बाद देना है और साथ में ही अगर कोई दुर्घटना हो जाती है नौकरी के दौरान तो उसको इंश्योरेंस देना है। मेडिकल फैसिलिटी का काम कर्मचारी राज्य बीमा वाला काम है और इसके अंदर में इन्होंने एक, जो नौकरी करते हुए आपको अगर कोई तकलीफ होती है, कोई आपको ज़रूरत पड़ती है मेडिकल की और आपको कहीं भी अपने वाइफ को या अपने परिवार को, अपने बच्चों को कोई भी फैसिलिटी चाहिए होती है, आपको बिना लिमिट के आपको यहाँ मेडिकल सर्विस मिलती है। इस वाले ईएसआईसी कानून के अंदर में मिलता है, आपको ईपीएफओ कानून में नहीं मिलता है। तो यहाँ पे अपनी डिमांड में बस कुछ भी अच्छा लगे उसको जोड़ देने से आपको ये चीज़ मिलने वाली नहीं है। ये मिलने के लिए कानून ही नहीं है तो आपको मिलेगा कैसे। तो यहाँ बस स्कीम को, अपनी डिमांड को आकर्षित बनाने के लिए इस पॉइंट को रखा गया है। इस कानून के तहत में इसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी इसका लॉजिक नहीं बनता है। अगला पॉइंट कहा गया 5,000 रुपये देंगे टू रिटायर्ड ईपीएस नॉन मेंबर। अब यहाँ क्लियर नहीं है कि नॉन मेंबर को क्या, कौन से नॉन मेंबर की बात कही जा रही है। लेकिन मैं अगर ये मानूं कि यहाँ नॉन मेंबर उसको कहा जा रहा है कि मान लो मेंबर अगर एक्सपायर हो गया तो उनकी वाइफ को पेंशन मिलती है, तो वाइफ को जो पेंशन मिलती है वो 50% मिलती है। कानून में ये लिखा गया है कि अगर मेंबर को पेंशन मिलती है मान लो 5,000, तो अगर मेंबर एक्सपायर हो गया, मेंबर के एक्सपायर होने के बाद वाइफ को 2,500 रुपये पेंशन मिलेगी, जो कि 50%, जो भी अमाउंट बनता होगा उसका 50% पेंशन मिलती है। तो यहाँ पे अगर आप कहते हैं कि एक बार 7,500 रुपये मिलने चाहिए मेंबर को, तो 5,000 रुपये वाइफ को कैसे मिलेंगे।
7500 का हाफ जो होगा वही मिल सकता है। तो यहाँ पे ये 5000 वाली बात भी कानून तर्क संगत नहीं है। कानून के अंदर में ये इसका कोई लॉजिक नहीं है। तो ये मैं आपको इन डिमांड्स को बता रहा हूँ कि ये डिमांड जो है ये लॉजिकल जो है, लॉजिक के परख से क्या मेरा मानना है, ये मेरा मानना है। मैं गलत हो सकता हूँ। मैं आपके डिमांड्स का समर्थन करता हूँ कि आपको ज़्यादा पेंशन मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ जो बातें कही जा रही हैं क्या वो कानून के अंदर में वैलिड हैं? ये कानून के अंदर में कोई भी वैलिड नहीं रखती हैं। आप डिमांड ज़रूर कर सकते हैं कि हमारी पेंशन बढ़ाई जाए, लेकिन इसे कानून के अंदर में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। आपका इस बारे में क्या सोचना है, क्या कहना है, कमेंट में बताइए। अगर मुझे समर्थन देना है, मैं बिल्कुल समर्थन देने को तैयार हूँ। मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, मैं आपके आंदोलन को पूरा समर्थन देता हूँ। मुझे अगर आना है, बोलना है, मैं उस बात के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन यहाँ पे आपको अपनी डिमांड्स को देखना चाहिए कि क्या आपकी डिमांड्स हैं, कानून के अंदर में क्या है, नहीं है। सरकार जो है करने के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि क्या हमारे बातों में लॉजिक है, क्या हमारी बातें कानून के हिसाब से सही हैं या गलत हैं। मैंने अपने जो बातें कही हैं वो आपको क्या कितनी समझ आई है, कितना सही लगा है, कितना गलत लगा है। मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई, ये वीडियो में मैंने बताया कि यूट्यूबर आपको कैसे पागल बना रहे हैं, किस तरह आपको मिसगाइड किया जा रहा है। 90% लोगों ने समर्थन किया है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। इस वीडियो में आप बताइए कि आप क्या मेरी बात से सहमत हैं। मिलूंगा मैं अगली वीडियो में। अगर मेरे को आप इस वीडियो में बताते हैं, सही आप रिस्पॉन्स करते हैं, तो मैं इनके एक एक पॉइंट की बात यहाँ पे समझा सकता हूँ आपको। ये जो इतना लंबा चौड़ा लिखा गया है, इसका क्या लॉजिक है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, इसे कानून की दृष्टि में हम कैसे समझ सकते हैं, ये सब कुछ बता सकता हूँ। आप ज़रूर से इस कमेंट में बताएं कि क्या मेरे को इस पूरे डॉक्यूमेंट को बताना चाहिए, समझाना चाहिए। मैं यहाँ पे समर्थन कर रहा हूँ, ये मत समझिएगा। लेकिन मेरी दिक्कत ये है कि कानून के अंदर में ये सही है या गलत है, वो मुझे आपको बताना ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।